ठीक है। तो रेशियो पे ध्यान देना। रेशियो का नाम क्या है भैया? सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है। उस पर जो आज हम जो पहले वाले पे बात कर रहे हैं उसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो। याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। क्या है डेट? बोलो भाई साहब। डेट अपॉन इक्विटी। सिर्फ पहले यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैं किस तरीके से समझाया था? मैंने कहा जब भी डेट होगा तो डेट में सिर्फ हम लोग क्या लेकर चलेंगे? लॉन्ग टर्म डेट को लेकर हम चलने वाले। अगर आप बुक में ध्यान दोगे तो बुक क्या बोल रही है? दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर्स होल्डर्स फंड। किस किस के बीच में भैया? लॉन्ग टर्म डेट और शेयर्स होल्डर्स फंड के बीच में रिलेशनशिप कौन सा रेशियो बताता है? तो आप बोलोगे डेट टू इक्विटी रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है। इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स विच आर एक्वायर्ड बाय द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन कंपैरिजन टू द शेयर्स होल्डर्स फंड। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको किस तरीके से समझा सकता हूँ? मैंने कहा मान लेते हैं आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड वाइट बोर्ड। मैंने कहा कि मान लेते हैं इस वाले बोर्ड पर, तुमने कहा भाई ये बोर्ड कितने का है? मैंने कहा मान लो ये बोर्ड है मेरे पास 1000 रुपीज़ का। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टोटल बोर्ड है मेरे पास 1000 का। मैंने कहा इस 1000 के बोर्ड पर मेरे कितने रुपए लगे हुए? 200 रुपये लगे हुए और 800 रुपये का मैंने क्या लिया हुआ? लोन लिया हुआ। कोई दिक्कत? तो इन दोनों के बीच का जो क्या है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वही आपको यहाँ पर क्या दिखने वाला है? देखो डेट टू इक्विटी रेशियो। नहीं आया समझ में? अगर आप इतना समझो, देखो फिर से देखना क्या लिखते हैं कि इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स विच आर एक्वायर्ड बाय द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कितने रुपए लिए? 800 रुपये लिए। इन कंपैरिजन टू द शेयर्स होल्डर्स फंड। शेयर्स होल्डर्स मतलब मालिक के कितने थे पैसे? 200 रुपये थे। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू एसरटेन द साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म। साउंडनेस का मतलब क्या है? आप इसको इस तरीके से समझ लो कि भैया किसी भी बिजनेस में हमारे यहाँ पर इक्विटी के कितने पैसे हैं और मेरे यहाँ पर डेट के कितने पैसे लगे हुए हैं। ऐसा में ये रेशियो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बच्चे कहाँ पर ध्यान गलती करते हैं? वो डेट को पूरी लाइबिलिटीज़ लेके चलते हैं, जबकि आपको डेट को ये चीज़ समझना है कि डेट में सिर्फ क्या आएगा? डेट में सिर्फ क्या आएगा भैया? डेट में सिर्फ आपके पास क्या आएगा? लॉन्ग टर्म ही आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। डेट में सिर्फ क्या आने वाला है? बोलो। डेट में भाई सिर्फ क्या आएगा? लॉन्ग टर्म आएगा, ठीक है। और इक्विटी में क्या आ जाएगा? शेयर्स होल्डर्स फंड आ जाएगा, जिसका एक और नाम क्या होता है? नेट वर्थ होता है। शेयर्स होल्डर्स फंड का एक और नाम क्या हो जाएगा? नेट वर्थ हो जाएगा। अब देखते हैं कि भैया देखो लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ जाएगा। बुक में ध्यान दोगे तो देखो वहाँ पर लिखा हो कि लॉन्ग टर्म डेट में क्या आ जाएगा? एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगी, दूसरा कौन सा आ जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। अब देखते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आ रहा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर द बोरोइंग्स पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ध्यान से समझना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरे पास कौन सी बोरोइंग्स हैं जो मुझको क्या करनी है? पेबल मतलब जो मुझको देनी है कितने टाइम बाद? 12 महीने बाद। मैं ये 12 महीने कहाँ से काउंट करूँगा? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट्स। ये आया समझ में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ जाएगा? वो सारे पेबल्स आ जाएंगे। पेबल्स मतलब होता है जो मेरे ऊपर जो देनदारी है, जो मेरी लाइबिलिटीज़ है, कितने टाइम बाद वापस देनी है भैया? 12 महीने के बाद। 12 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे? डेट ऑफ बैलेंस शीट से स्टार्ट होंगे। 12 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे? डेट ऑफ बैलेंस शीट से स्टार्ट होंगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें भैया डिबेंचर्स आ जाएंगे। अभी तुमको डिबेंचर्स नहीं पता तो तुम सिर्फ डिबेंचर्स को लोन की तरह ले चल सकते हो। आई बात समझ में? बॉन्ड्स आ जाएंगे। मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना। कुछ गिरवी रख के मैंने क्या करा हुआ? लोन लिया हुआ है। बैंक का लोन आ जाएगा। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट आ जाएंगे। समझ में आ गया? ये सब कहाँ पर आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर आ रहे हैं। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन क्या है कि इन सब के पैसे मैं कितने महीने बाद दूंगा? 12 महीने बाद। तुम बोलोगे भाई 12 महीने कहाँ से काउंट कर रहा है? तो मैंने कहा डेट ऑफ बैलेंस शीट से। भाई सब बात समझ में? फिर आता है भैया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजंस पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। ये सारे प्रोविजंस में कब दूंगा? ये भैया 12 महीने के बाद दूंगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जैसे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, ये सब चीज़ें।
आर्यन ने कहा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ना मुझे इनकी अमाउंट एक्चुअल पता है कि मैंने कब किसको कितने पैसे वापस करने हैं, कि मैंने डिबेंचर्स को डेट कौन सी डेट पर कितने पैसे वापस करने हैं, कि मैंने बॉन्ड्स की कितनी डेट पर कितना पैसा वापस करना है, मॉर्गेज लोन में किस डेट पर कितना पैसा वापस करना है, बैंक लोन में भी सेम वो और ये सब। आई बात समझ में। प्रोविज़न में मैं उन चीज़ों का बना के चलता हूँ जहाँ पे मुझको ये दिख तो रहा है कि कल के दिन मुझको पैसा देना है, लेकिन कितना देना है मुझे वो नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना, जैसे ग्रेचुटी अभी तुमको नहीं पता ही क्या है, लेकिन तुम इसको समझ लो भैया ये एक तरीके का क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है। अब ध्यान से समझो, तुम्हें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। एम्प्लॉय जो तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहा है, तुम उसको रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा दोगे, लेकिन कितना दोगे वो तुमको तभी तो पता चलेगा। नहीं आई बात समझ? तो प्रोविजंस और बोरोइंग्स के बीच में डिफरेंस समझ के, बाकी तो देखो सब कुछ सेम ही दिखा हुआ। पेबल आफ्टर 12 मंथ्स यहाँ भी था, पेबल आफ्टर 12 मंथ्स यहाँ पर भी था, लेकिन इन सब में ध्यान देना, इन सब की तुम्हें एक्चुअल अमाउंट पहले से पता होगी, लेकिन प्रोविज़न की मुझको एक्चुअल अमाउंट पहले से पता नहीं होती। आई बात समझ में या नहीं आ रही? पक्का? अब इसका बर्थडे कब था? जब, लेकिन इसने वादा किया कि भाई मैं तुम्हें 21 तारीख को क्या दूंगा, पार्टी दूंगा, लेकिन इसने 24 को, लेकिन इसने नहीं दी। लेकिन इसको पता है कि इसकी देनदारी तो है ही ना भाई, देनी तो है, लेकिन ये कितने की पार्टी देगा इसको वो नहीं पता। लेकिन इससे दिमाग में क्या बना के चल रहा था? प्रोविज़न, कि भैया देनी तो है ही मैंने। एक्चुअल तो जिस दिन उस दिन खर्चा होगा तभी पता चलेगा। समझ के? प्रोविज़न और उसमें बोरोइंग्स में डिफरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्या? आफ्टर 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स कहाँ से काउंट करोगे? 12 महीने, डेट ऑफ बैलेंस शीट से, डेट ऑफ बैलेंस शीट से। समझ में आ गया? आगे दूसरे में क्या आता है भैया, ये देखो शेयर्स होल्डर्स फंड को समझो। इसमें क्या आ जाएगा भैया? शेयर्स कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगी। शेयर्स होल्डर्स फंड में ध्यान से समझना क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। मैंने तुमको क्लास में बहुत बार कहा हुआ कि मेरे पास दो तरीके के शेयर होते हैं। एक कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरे कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। क्वेश्चन में दोनों दिए हुए रहे तो दोनों को लेके चल जाना, कोई घबराने की बात नहीं। आई बात समझ? अब ध्यान से समझो, यहाँ पर तुमको एक शब्द क्या दिख रहा है? इक्विटी। इसमें दोनों आएंगे, पूरा ही आएगा, सब भी कुछ आएगा। आया समझ में? इसमें पूरा ये आएगा, शेयर्स होल्डर्स फंड पूरा आने वाला है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा? कैपिटल, रिजर्व आ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा और बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है जहाँ पर मैं इन सब के मीनिंग तुमको अलग अलग आराम से समझाऊंगा। फिलहाल तुमको क्या समझना है कि कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का। सिक्योरिटी प्रीमियम किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का। जनरल रिजर्व भी सेम, रिजर्व एंड सरप्लस का, ये सब कुछ। और बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी इसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का। अब यहाँ पर बोलते हैं आइडियल रेशियो, मतलब अच्छा रेशियो कौन सा होगा? नॉर्मली डेट इक्विटी रेशियो का 2:1 है तो हम उसको सेफ मान के चलते हैं, या फिर हम उसको आइडियल रेशियो मान के चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस देख लो। द रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। जब आप इस रेशियो को निकालो तो आपको पता चलेगा जो फर्म है क्या वो इस काबिल है कि भैया वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ले सकती है और उसको टाइम पर वापस कर सकती है। अगर डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा है तो इट शोज़ भैया बहुत ज़्यादा रिस्की है। नहीं आई समझ में? अगर डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब सिचुएशन कैसी है? रिस्की है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर देखो, इस वाले बिजनेस में मैंने खुद के सिर्फ 200 रुपये लगा रखे, लेकिन बाहर वालों के 800 रुपये। तो अगर तुम बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये एक रिस्की सिचुएशन नहीं दिख रही तुमको, ठीक है? तो अगर 2:1 तक चल रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, तो जब उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता रहेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जितना ज़्यादा जाएगा। मोर एंड मोर फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म लेंडर। समझ में आ गया? अगर इसका रेशो मान लो कि आ जाए 7:1 आ जाए तो तुम बोलोगे 7 रुपये बाहर वालों के लगे हुए, 1 रुपये ये से मालिक के। ये तो रिस्की है ना सिचुएशन। So a high debt equity ratio is danger signal for the long term lenders। समझ में आई बात या नहीं आ रही? और मान लेते कि ये अगर लोअर हुआ,
लोअर दिस रेशियो द बेटर इज टू द लॉन्ग टर्म लेंडर्स। जितना ये कम से कम हुआ तो भैया लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए तो अच्छा ही, दे आर मोर सिक्योर इन दैट केस। अगर 2:1 से कम हुआ तो इसका मतलब है इक्विटी के पैसा सफिशिएंट है किसके लिए, लॉन्ग टर्म लेंडर्स के पैसे वापस देने के लिए। अब आया समझ में, करो।